अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु। और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई थिंक यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये वही वीडियो है जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। और इस वीडियो में इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टिप्स कि किस तरह मिड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको करनी है, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको ज़्यादा फोकस पे रखना है, जिनसे क्वेश्चन जो है वो बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब मैं क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गाइड यू कि किस तरह आपको तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक को कितना जो है वो प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके पास जो है वो सिलेबस काफ़ी सारा डिटेल में मौजूद है। ठीक है, और उसमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कितनी कितनी चीज़ें आपके पेपर में आ सकती हैं, तो थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं इस वीडियो में। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना एक बार। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही है कि वो जो है वो पेपर से कुछ दिन पहले ही प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो इसी वजह से मैंने जो है वीडियो भी थोड़ी देर में बनाई है, ताकि तुम लोग बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सको, और फिर जब मैथ्स का टाइम करीब आए तो फिर ये वीडियो तुम लोग के लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी, स्टार्टर के तौर पे हो जाएगी। इसको देख के तुम लोग अपनी प्रिपरेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट द बेनिफिट्स इंशाल्लाह। और मेहनत तो तुम लोग को करनी है, मेहनत के बगैर तो गुजारा नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, तो ऐसा नहीं है। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और उनकी वेटेजेस के बारे में बताऊंगा कि कौन से टॉपिक में से कितना मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है कि इस वीडियो को देखना थोड़ा सा गौर से। इसीलिए मैं वीकेंड का इंतज़ार कर रहा था ताकि थोड़ा डिटेल में वीडियो बना लूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो हम लोग ज़रा जल्दी से ग्रेड 9 के पेपर 1 और पेपर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। और ग्रेड 9 का जो पेपर है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट इज़ ऑफ 100 मार्क्स। ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें 40 मार्क्स जो है वो पेपर 1 के हैं, और 40 मार्क्स का जो पेपर 1 है उसका टाइम जो है वो 1 आवर 30 मिनट्स है, और इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू गाइज। और देखते हैं कि आप लोग इस चैलेंज को किस तरह फुलफिल करते हो। मैंने पहले भी बोला था कि प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे पेपर 1 की, तो पेपर 1 आपके लिए जो है वो बहुत मुश्किल भी हो सकता है। पेपर 1 एवरेज है। इसमें जो क्वेश्चंस हमने डाले हैं वो हमने क्लास में भी डिस्कस किए हैं, उस तरह के सिमिलर क्वेश्चन, और उस तरह के क्वेश्चंस हमने असाइनमेंट में भी डिस्कस किए हैं। कॉपी में भी आपको जो है वो काफ़ी सारे सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपके लिए वो चीज़ नई नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ जाए, क्योंकि पास पेपर क्वेश्चन है आपको पता है, और पास पेपर क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। कुछ मैंने वर्कशीट से भी डाले हैं, तो एक मिक्स पेपर मैंने बनाया है, कुछ पास पेपर से लिया है, कुछ वर्कशीट से लिया है। लेकिन यह है कि वो सारी चीज़ें हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस की हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं होगी। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, तो पेपर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो नंबर्स है। नंबर्स, चूँकि हमने इतनी डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, इसलिए नंबर्स में जो है मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था बना के, और उस असाइनमेंट को आप लोगों ने जो है वो सॉल्व किया है। काफ़ी सारों के मार्क्स जो हैं वो फुल आए माशाल्लाह, 30 आउट ऑफ 30। और उसका सोल्यूशन भी जो है वो मैंने चैनल पे डिस्कस कर दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन में जो है वो कॉमन मिस्टेक्स क्या थी। तो आई होप तुम लोग वो वाली वीडियोस भी जो है वो देखोगे। तो नंबर्स के टॉपिक की अगर मैं बात करूं, तो उसमें डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल डिवीजन, डेसिमल एडिशन और डेसिमल सब्ट्रैक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके दो तीन क्वेश्चन जो हैं वो आपके 1 1 या 2 2 मार्क के जो हैं वो लाजमी आपको अपने पेपर 1 में नजर आएंगे। इसके अलावा बॉड मास का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, जैसे आपको असाइनमेंट में मिला था। तो बॉड मास का भी एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर 1 में लाजमी मिलेंगे। तो बॉड मास का क्वेश्चन है, आपको पता है बॉड मास का रूल क्या होता है। ये बेसिकली मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर हम कोई पावर या एक्सपोनेंट होती है तो उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बॉड मास का रूल आपने पढ़ा हुआ है, उसी को यूज़ करते हुए आप जो है वो मल्टीपल ऑपरेशंस को सॉल्व करते हो। जैसा आपका सवाल असाइनमेंट में आया था, बिल्कुल उसी तरह का जो है वो हमने पेपर में भी डाला है, और ये 1 मार्क या 2 मार्क्स से ज़्यादा का बॉड मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा। इसके अलावा परसेंटेजेस की बात करें, तो परसेंटेजेस का क्वेश्चन भी हमने आपको असाइनमेंट में दिया था। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में एक्सपेक्टेड हैं कि आपको ऑफ का मतलब पता होना चाहिए, ऑफ का क्या मतलब होता है। अगर 15% लिखा है तो 15% का क्या मतलब होता है, उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, किसी चीज़ का 15% कैसे निकालते हैं। तो ये सारे परसेंटेजेस के टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपको सॉल्व करने आने चाहिए। इसके अलावा ऑर्डर, ये जो मैं लास्ट में मैंने लिखा है, ऑर्डर का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है। जिस तरह हमने असाइनमेंट में आपको यूनिट्स में जो है वो एक क्वेश्चन दिया था कि सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर हो गया, या सेंटीमीटर या मीटर हो गया, किलोमीटर मीटर।
इसी तरह जो है वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर दो नंबर्स लिखे हुए हैं तो उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। डेसिमल में अगर नंबर्स लिखे हैं तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, फ्रैक्शन में अगर लिखे हैं तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपका कॉन्सेप्ट चेक होता है, तो ये लाजमी आपके पेपर वन का पार्ट है। और ये भी जो है मेरे ख्याल से 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर वन में हमने इस तरह का दिया है, जहाँ आपको थोड़ा सा अब अपनी वर्किंग शो करनी है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अगर कैलकुलेटर अलाउ होता है तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल हो जाते हैं। तो सिंस कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए जो है वो टफ भी हो सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। नंबर्स के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको पता है पेपर वन का पार्ट है। अलजेब्रा में कैलकुलेटर जो है वो यूज़ नहीं होता। अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स में जैसे मैं डिस्कस कर सकता हूँ, एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में आपको पता है ब्रैकेट्स को रिमूव करना होता है। ब्रैकेट के बाहर एक नंबर होता है, उस नंबर को आपको जो है वो नंबर भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है। तो आपको उस वेरिएबल को या नंबर को ब्रैकेट में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करना होता है। और समटाइम्स आपको दो ब्रैकेट्स दे देता है और दो ब्रैकेट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस करना। फैक्टराइजेशन जो है वो एक्सपेंशन का ऑपोजिट है। एक्सपेंशन में हम लोग ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, फैक्टराइजेशन में हम कॉमन लेके ब्रैकेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटीज के थ्रू ब्रैकेट्स बनाते हैं। तो आइडेंटिटीज के थ्रू ब्रैकेट्स बनाने वाले क्वेश्चन जो हैं, जिसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी वाले जो क्वेश्चन हैं इनकी फैक्टराइजेशन की भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये भी पास पेपर में आपको काफ़ी मिलेंगे। तो अलजबरा की थोड़ी बात हो गई। अलजबरा का जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन के अलावा, अच्छा फैक्टराइजेशन में अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो बिल्कुल मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ज़रिए से भी जो है वो क्वेश्चन फैक्टराइज होता है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे और जो है वो आइडेंटिटीज़ को फैक्टराइज, आइडेंटिटीज़ यूज़ करके क्वेश्चन को फैक्टराइज करने की भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। और एक्सपेंशन की तो आप करोगे ही करोगे, क्योंकि ये लाजमी आपके पेपर में पूछा जाएगा। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आपके पेपर वन में आता है तो आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके अलावा जो दोनों मेथड्स हैं उनमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, तो वो पेपर वन में नहीं आएंगे। तो अगर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन पेपर वन में आता है तो वो सिर्फ फैक्टराइजेशन से आएगा, मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और फिर बारी बारी दोनों को इक्वल टू जीरो करके एक्स की या वाई की या ए की या बी की जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन जो है इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बाय फैक्टराइजेशन। ये जो है मेरे ख्याल से 4 to 8 मार्क का जो है ये आपके पेपर वन में बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके अलावा सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक फ्रैक्शंस जैसा आपका क्वेश्चन असाइनमेंट में आया था, बिल्कुल उस तरह का 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके जो है वो दो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है और अपने आंसर जो है वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में देना है। लास्ट टॉपिक अलजेब्रा की बात करें तो वो सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपकी मर्जी है। इफ़ यू आर गोइंग विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड वो भी ओके है, एलिमिनेशन मेथड चूज करना है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि आप अपने आंसर्स को जो है ना वो वेरीफाई ज़रूर कर लो, क्योंकि आप एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालते हो उनको ओरिजिनल इक्वेशंस में पुट करके चेक कर लो कि आपके आंसर्स करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि ये 4 to 8 मार्क का क्वेश्चन है। ये पेपर वन में भी आ सकता है, ये पेपर टू में भी आ सकता है, तो ये आपके पास बोनस मार्क्स हैं एक तरह से। तो ये आपको वेरीफाई भी कर लेना है ताकि आप श्योर हो जाओ कि मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये कुछ अलजबरा के क्वेश्चन है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर वन में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंडाइसिस और स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंडाइसिस और स्टैंडर्ड फॉर्म का कम से कम जो है वो 10 to 12 मार्क्स जो है उसका पेपर में आ रहा है पेपर वन में। पेपर टू में हम इंडाइसिस नहीं दे सकते क्योंकि पेपर टू में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो पेपर वन का ही टॉपिक है ये इंडाइसिस और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप बिल्कुल जो है वो समझ लो कि 10 से 12 मार्क्स जो है वो इंडाइसिस और स्टैंडर्ड फॉर्म के आपके पेपर वन में आपको मिलेंगे। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप मुझसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछोगे तो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमने असाइनमेंट में दिए हैं बिल्कुल उसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो। इंडाइसिस थोड़ा सा टफ है। इंडाइसिस के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर वन में थोड़े से हमने टफ दिए, असाइनमेंट में तो काफ़ी ईजी थे। तो लेकिन यहाँ जो हमने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो थोड़े से टफ है, तो उसकी आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस के बगैर होगी नहीं। तो उसका तरीका ये है कि आपको जो है वो रूल्स पहले अच्छी तरीके से रिवाइज करने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमने कॉपी में क्वेश्चंस किए हैं वो थोड़े से सॉल्व कर लो और फिर जो है वो प्रैक्टिस अपनी पास पेपर से करो। पास पेपर अगर आपके पास जो टॉपिकल पास पेपर्स हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इंडाइसिस के टॉपिक के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ जो मैंने बड़ी नोटिस की है असाइनमेंट भी जब मैंने चेक किए थे तो उसमें ये होता है कि देखो सॉल्व और फैक्टराइज में फ़र्क होता है। सॉल्व जो है ना वो हमेशा इक्वेशन को किया जाता है
और इक्वेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल्स टू का साइन नजर आए। अगर आपको इक्वल्स टू का साइन ही नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन नहीं है, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन को हमेशा फैक्टराइज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज अपना कॉन्सेप्ट में रखना, सॉल्व हमेशा इक्वेशन को किया जाता है। और सॉल्व का मतलब होता है कि आपको यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो क्वेश्चन को भी पढ़ के समझा करो, मैथ्स में भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। हमने फैक्टराइज लिखा होता है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो आप कहते हो सर ये इक्वल्स टू नहीं है, ये कैसे आंसर आएगा। तो फैक्टराइज का मतलब सिर्फ ब्रैकेट्स बना के छोड़ दो, बस ब्रैकेट्स आपने बना लिए, वो आपका फाइनल आंसर आ गया, उससे आगे आप नहीं जाओगे। लेकिन जब मैं सॉल्व की बात करूंगा तो आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और उसके लिए लाजमी इक्वल्स टू का साइन होगा। और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक के जो मेथड्स हैं वो यूज करके आपको जो है वो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी लाजमी देखना, क्योंकि पेपर वन में हो सकता है कि आपको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले जिसमें दो टर्म्स हो और आपसे बोले एक्स की वैल्यू निकालो। और हो सकता है कि तीन टर्म्स हो जिसमें आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड लगा के वैल्यू निकालनी है। तो आपको अच्छी तरीके से जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको दो टर्म्स मिलती हैं तो आपको पता है आपको कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेके आपको जो है वो फिर बारी बारी जो है दोनों ब्रैकेट्स को जीरो करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी लाजमी प्रैक्टिस करना। पेपर वन एवरेज पेपर बनाया हमने, एक या दो क्वेश्चंस उसमें ट्रिकी डाले, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं जो आपको असाइनमेंट में मिले हैं। लेकिन इसका चैलेंज ये होगा कि यू हैव टू डू दैट विदाउट कैलकुलेटर। और फिर एग्जाम का प्रेशर जो होता है, एग्जाम रूम जो आपका होता है, पेपर जहाँ बैठ के दे रहे होते हैं, उसका प्रेशर ही होता है। ये क्वेश्चन अगर आप स्टक हो जाओ तो फिर आपको दूसरे क्वेश्चन की टेंशन शुरू हो जाती है, फिर आपको मार्क्स की टेंशन शुरू हो जाती है, फिर आप ये बोलते हो मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे। तो ये सारा प्रेशर जो है ना ये क्रीप अप होना शुरू हो जाता है। और फिर आप पैनिक स्टार्ट कर देते हो, पैनिक जब आप स्टार्ट हो जाते हो तो फिर आपसे आसान चीज़ें भी सॉल्व नहीं होती। तो वहाँ आपको थोड़ा सा ये है कि प्रेशर को हैंडल करना है। अगर एक चीज़ गलत होती है तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ को ट्राई करो, उसको फिर बाद में थोड़ा सा फ्रेश स्टार्ट करना है। एक चीज़ अगर सॉल्व हो जाए उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ये है कि अपने माइंडसेट को बनाना, टाइमर लगा के प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चंस की। और लगातार बैठ के मैथ्स किया करो, जैसे अगर हाफ आवर आप सेट कर रहे हो तो हाफ आवर में आपको ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरह टाइमर सेट करो हाफ आवर का, और फिर वो 10 क्वेश्चन को ट्राई करो। एक क्वेश्चन अगर फंसते हो एक क्वेश्चन में तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करो। दूसरे में फंस रहे हो, तीसरा स्टार्ट करो। मतलब आपको गिव अप नहीं करना है, आपको वो 10 क्वेश्चन को उस 30 मिनट्स में ट्राई करना है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। टॉकिंग अबाउट पेपर टू, अगर मैं पेपर टू की बात करता हूँ, तो पेपर वन में मैंने बता दिया असाइनमेंट्स हो गए, आपके पास पेपर क्वेश्चंस हो गए, यहीं से जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। और कॉपी में आपको इंशाल्लाह हर टॉपिक के काफ़ी सारा काम मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस इट फ्रॉम द कॉपी, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन पास पेपर से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर टू की अगर मैं बात करूँ तो पेपर टू जो है वो 60 मार्क्स का है। पेपर टू में आपको 2 आवर्स मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए, और पेपर टू में कैलकुलेटर जो है वो अलाउ है बिल्कुल। तो यहाँ थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि यहाँ पेपर टू में कैलकुलेटर अलाउ है, तो हम लोग अपनी कैलकुलेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। कैलकुलेशंस में थोड़ा टाइम कम लगेगा। इसी वजह से यहाँ जो है ना वो क्वेश्चन थोड़े से वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लाजमी आपके पेपर में आएगा। और ये 10 to 12 मार्क का क्वेश्चन मैंने आपको बोला है कि आपके कैम्ब्रिज के पेपर में भी आता है। और यहाँ भी ये 10 to 12 मार्क का क्वेश्चन लाजमी आपके पेपर में आएगा। अगर आप मुझसे और डिटेल पूछते हो तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि ये बिल्कुल स्पीड टाइम वाले कॉन्सेप्ट पे जो है वो डिज़ाइन हुआ हुआ है, जैसा आपने असाइनमेंट में भी किया है, जैसा आपने असेसमेंट में भी किया है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना आपने असेसमेंट और असाइनमेंट में किया था। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही स्पीड और टाइम वाला है, जिसमें हम टोटल टाइम और ग्रेटर स्पीड या लोअर स्पीड वाली बात करते थे। तो ये भी बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे डिज़ाइन है। इसमें भी एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है, तो एवरेज स्पीड आपको पता होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड कैसे बनाई जाती है, कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे फाइंड आउट होती है, क्या फार्मूला होता है स्पीड का, क्या डिस्टेंस का फार्मूला होता है, क्या टाइम का फार्मूला होता है। यूनिट्स का ख्याल रखना है आपको। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। और ये प्रैक्टिस, और आपको जितने ज़्यादा आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो उसी में एक वक्त जो है ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगेगा। लेकिन ये मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दे दी कि क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इसकी स्पीड और टाइम और डिस्टेंस पे ही रिलेटेड है, उसी तरह का हमने डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो समझ लो 15 to 20 मार्क्स का जो है वो आपके पेपर में पूछा गया है, पेपर टू की बात कर रहा हूँ। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है पहला बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ग्रेडियंट का था। आपको ग्रेडियंट निकालनी आनी चाहिए, फॉर्मूला मेथड भी और इक्वेशन मेथड भी। फॉर्मूला मेथड में आपको पता है आपको हमेशा दो पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट वन को आप x1 y1 से लेबल करोगे, सेकंड पॉइंट को आप x2 y2 से लेबल करोगे, और फिर आप जो है वो ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाओगे। ग्रेडियंट या स्लोप को हम
स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्रेडियंट और स्लोप के लिए y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन का फॉर्मूला है, जिसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करके अपनी ग्रेडियंट निकालते हैं। अगर आपको लाइन की इक्वेशन मिलती है और बोलता है इसकी ग्रेडियंट निकालो, तो आप y को सब्जेक्ट बनाते हो, और जब आप y को सब्जेक्ट बना लेते हो तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा होता है साइन के साथ आप वो जो है वो ग्रेडियंट की वैल्यू हो जाती है। एक्स को नहीं लिखते आप ग्रेडियंट में, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो उसका साइन लेते हैं, और वो आप अपनी लाइन की ग्रेडियंट को डिफाइन कर देते हो। तो ये दोनों तरीके हैं जिनसे आपको ग्रेडियंट निकालनी आनी चाहिए। इसके अलावा मिड पॉइंट का फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, मिड पॉइंट कैसे निकलता है दो पॉइंट्स का। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले की अगर बात करते हो तो मिड पॉइंट हमेशा पॉइंट की फॉर्म में आंसर आता है, और उसमें हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, और दोनों वाई जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, और इसको हमेशा पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं मिड पॉइंट को। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है, स्क्वायर रूट वाला जो होता था, y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, डिस्टेंस कैसे निकलता है दो पॉइंट्स के दरमियान। ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये बेस और हाइट कैसे आती है, अगर मैंने ग्राफ में आपको एक क्वेश्चन बना के दिया हुआ है तो आप बेस कैसे निकालते हो, आप हाइट कैसे निकालते हो नंबर ऑफ बॉक्सेस को काउंट करके, ये चीज़ आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से। और हमने एक एक क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस किया था, जिसमें मैं आपको बोला था कि अगर मैं कभी आपको जो है वो ग्रिड बना के दे दूं और आपको जो है वो 3 से 4 पॉइंट दे दूं, बोलूं इनको लोकेट करो, तो वो भी आपको एक एक मार्क की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ एक्स पॉजिटिव है, कहाँ वाई पॉजिटिव है, कहाँ एक्स नेगेटिव है, कहाँ वाई नेगेटिव है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो गई। इसके अलावा इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। इक्वेशन कैसे बनती है लाइन की, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका ग्रेडियंट कैसा होता है, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका ग्रेडियंट का रिलेशन क्या होता है। इक्वेशन बनाने के लिए लाइन की हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको बता दिया, 15 to 20 मार्क्स का जो है ये पेपर 2 में हमने डाला है। इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करूँ तो वो फिर लाजमी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना होगा, क्योंकि पेपर 2 में आपको पता है कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छी तरीके से कर लेना। वो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको याद होना चाहिए। और प्लीज़ फॉर्मूला लिखने में गलती नहीं करना। फॉर्मूला बड़ा इजी सा है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। यही फॉर्मूला यूज़ करना। ए जो है बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, और सी वो कांस्टेंट होता है जो कि आखिर में मिलता है इक्वल्स टू जीरो। और फिर जीरो प्रॉपर्टी वाली चीज़ भी देख लेना। जीरो प्रॉपर्टी का मतलब ये था कि मे बी पॉसिबल कि आपको जो है पहले फैक्टराइज करना पड़े और फिर उसके बाद जो है वो एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़े। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो आप जीरो प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। तो ये अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। समटाइम्स जो है वो हम लोग फैक्टराइज मतलब मिडिल टर्म अप्लाई करके फिर जीरो प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे, बाय पुटिंग ईच ब्रैकेट इक्वल टू जीरो वन बाय वन, जिसको मैं जीरो प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ। तो उस तरीके से भी आप जो है वो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर उसने क्वेश्चन में लिख दिया है कि यू हैव टू गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तब समझ जाना कि ये फैक्टराइजेशन से नहीं होगा। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज द आंसर इज कमिंग आउट इन डेसिमल। लास्ट टॉपिक की बात करें तो अलजेब्रा। अलजेब्रा भी मैंने कुछ जो है थोड़ा सा पेपर 2 में डाला है, क्योंकि अलजेब्रा जो है वो मार्क्स स्कोरिंग है, बच्चों को आसान लगता है। तो अलजेब्रा के जो मैंने टॉपिक्स आपको पेपर 1 में बनाए थे, तो उसमें से भी जो है कुछ टॉपिक, जैसे सब्जेक्ट मेकिंग होता है, मैं आपको कोई इक्वेशन दे दूं और मैं बोलूँ कि इसका सब्जेक्ट चेंज करो, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अलजेब्रिक फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन हो गई, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गए। तो ये भी जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर 2 में। तो पेपर 2 जो है वो भी थोड़ा सा जो है उसमें भी एक दो क्वेश्चंस जो हैं जो आपका टाइम ले सकते हैं, थोड़े से टफ हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन यह है कि 2 आवर्स हैं, और 2 आवर्स इज मोर देन इनफ। अगर आप हर क्वेश्चन को भी जो है वो 20-20 मिनट देते हो तो देख लेना कि आपके क्वेश्चंस कितने हैं। अगर आपके क्वेश्चन 6-7 है या 8 हैं तो उसी हिसाब से जो है वो हर क्वेश्चन को टाइम अलॉट करना, और उतने टाइम से ज़्यादा फिर उस क्वेश्चन को देना नहीं। अगर वो क्वेश्चन उतने टाइम में नहीं हो रहा तो फिर आप आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और हर क्वेश्चन को जो है ना वो मतलब तसल्ली से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर आपने सॉल्व कर लिया ना पेपर में, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, तीसरा भी, और फिर इस तरह आपका थोड़ा सा मूड पॉजिटिव हो जाता है, और आप फिर एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना शुरू हो जाते हो। हमेशा पहला क्वेश्चन वही चूज करना जो आपको सबसे अच्छा आता है, जिसके बारे में यू आर श्योर कि ये मुझसे हो जाएगा और इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में मुश्किल हो। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हम आसान रखते हैं, ताकि बच्चों को जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और उनका टाइम बच जाए।
तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। अगर कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन, अगर से कमेंट बॉक्स में तुम क्वेश्चन अपना लिख दोगे तो मैं वहाँ आंसर भी दे दूंगा इंशाल्लाह, और वो दूसरों के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, कि अगर दूसरे को भी वही क्वेश्चन पूछना होगा तो वो भी अपना आंसर वहाँ से देख लेगा। तो आई विल रिकमेंड यू कि ज़रूर जो है वो क्वेश्चंस पूछना, अपने इनबॉक्स में, या इसकी जो है कमेंट बॉक्स जो है उसमें लाजमी जो है वो चैट में क्वेश्चंस पूछ लेना अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। देखते हैं कि क्या तुम लोग करते हो, कितनी मेहनत करते हो और कितने मार्क्स लेके आते हो। इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी रिवीजन वीडियोस जो है वो ज़रूर शेयर करूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पेपर वन के टाइप के क्वेश्चंस पे। और मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि क्वाड्रेटिक मुझे इक्वेशंस भी मिल जाए तो मैं उनकी भी थोड़ी सी रिवीजन वीडियोस डाल दूँ। सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहो इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। और आई होप कि तुम लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छा करोगे पेपर में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।